मंडी व्यापारी एसोसिएशन खरगोन के अध्यक्ष मनजीत सिंह जी चावला साहब को यहाँ पर बुलाऊं, उसके पहले रतन टाटा साहब भारत रत्न की एक बात जरूर का उल्लेख करूंगा उनकी। वे हमेशा कहते थे कि यदि आप अपनी तरक्की चाहते हो तो अपने ग्राहकों पर नज़र रखिए। यदि एक ग्राहक आपके पास दोबारा लौट कर नहीं आया तो ज़िंदगी में आपकी तरक्की नहीं होगी, और यदि कोई ग्राहक आपके पास बार बार लौट कर आता है, बार बार आपके पास आके मिलता है, तो समझ लेना कि आपकी तरक्की होना शुरू हो गई है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय मनजीत सिंह जी चावला साहब से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया भी आएँ, अपनी बात रखें। आदरणीय चावला साहब। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन नगरी में पधारे हमारे सभी साथी बंधुओं, मंचासीन सभी एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के सभी शहरों से आए मेरे व्यापारी साथियों, जिनर्स, ट्रेडर्स एवं ब्रोकर्स, आज इस अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो मिलन समारोह रखा गया है, इसके लिए सबसे पहले मैं सभी आयोजकों का भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनके इस उपराले से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आने वाले समय की व्यापार की रूपरेखा और वर्तमान में जो व्यापार चल रहा है उसके बारे में चर्चा करने का हमें मौका मिला है। ऑयल मिल का जहाँ तक सवाल है, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि ये व्यापार धीरे धीरे गिरता चले जा रहा है, खली की डिमांड कम होते जा रही है। जिनकी अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही संजय भैया से बात चल रही थी, इनकी 21 मशीनें हैं, वो 11 मशीन पे आ गए हैं, 10 मशीन वाले 5 मशीन पे आ गए हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि खली की जो डिमांड है वो कम होते जा रही है। इसका मतलब क्या है? मैं मानता हूँ कि एक तरफ तो जहाँ सरकार ने जीएसटी का नियम लागू किया और उस नियम के माध्यम से हमें यानी कि व्यापारियों को एक तरह का टैक्स कलेक्शन सोर्स यानी एक एजेंट बना दिया है। हम जहाँ पर इस जीएसटी के लॉ में अगर सरकार के को टैक्स नहीं देते हैं या समय पर नहीं देते हैं या जीएसटीआर 3B 2B समय से नहीं भरते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी और ब्याज का डंडा तैयार रहता है। हम उन्हें उनके बिन पगारी एक ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें सिर्फ टैक्स से मतलब है। हमारे बिजनेस में उन टैक्स से क्या नुकसान हो रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले जो खली में रिवर्सल टैक्स लगा है जिसके कारण से आज हमारी लागत बढ़ गई है, मैं मानता हूँ ये लागत करीब 60 से 70 रुपये कुंटल के आसपास की लागत बढ़ी है। दूसरी बात, अगर हम बारदान की बात करते हैं तो बारदान में भी कम से कम 30 से 35 रुपये कुंटल की एक्स्ट्रा कास्ट हो गई है। इस प्रकार खली में कुल 80 से 90 रुपये कुंटल का ये एक भार एक्स्ट्रा हो गया है। उसकी दूसरी तरफ हम पशुहार की अगर बात करें तो पशुहार में जहाँ तक मेरी जानकारी में कोई रिवर्सल टैक्स नहीं लगता है। उनका जो रॉ मटेरियल आता है वो सस्ता भी आता है, उनकी पैकिंग भी जो होती है 10 से 12 रुपये की बोरी में पैकिंग हो जाती है। तो ये जो टैक्स का फ़र्क है, जो अदर्स खर्चे का फ़र्क है, ये खर्चे के कारण आज जब खली 3500 रुपये कुंटल से ऊपर होती है तो सभी पशुपालक पशुहार की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। आज उन्हें अल्टरनेट मिल चुका है। तो हमें यह भी देखना है कि एक तरफ तो टैक्स के कारण जो हमारी लागत बढ़ी है और उसके सामने पशुहार बिल्कुल तैयार खड़ा है बेचने बिकने के लिए। अभी मेरी थोड़ी देर पहले हमारे मेंबरों से चर्चा हो रही थी कि ये 3 महीने में पशुहार की जो फैक्ट्रियाँ डली है फुल स्पीड से चल रही है। उसका कारण स्पष्ट है कि खली की डिमांड घटी है भाव बढ़ने के कारण और पशुहार की डिमांड बढ़ गई है। दूसरी तरफ खली में क्वालिटी की बात करें तो हमें यह भी देखना है खली का कलर अच्छा पीला हो, खली का तोड़ नरम हो। अगर उस पर भी हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो सीधे हमारे 50 से 100 रुपये कुंटल की बोरी का सीधा फर्क पड़ जाता है। एक गाड़ी में 20 से 25 हज़ार रुपये तक के हमारे चले जाते हैं। इन दो दुविधाओं के कारण भी हम लोग धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं।
हमें इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने व्यापार और व्यवसाय को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें गंभीरतापूर्वक इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा और सामने जो पशु आहार के रूप में जो हमारे पास सामने अल्टरनेट खड़ा है उसका भी हमें ध्यान रखते हुए अपने माल को बेचना पड़ेगा। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि आज हम जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में अगर हम सब एकजुट हो जाएं और किस तरह, क्योंकि जब तेज़ी आती है तो आप देखिएगा खली में मिक्सिंग भी बढ़ जाती है, प्योर खली बिकना बंद हो जाती है, मिक्सिंग वाली खली बिकना आगे बढ़ जाती है, तेज़ी से बिकती है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना। आज मेरे जितने आई मिल साथी वो लोग आए हैं जिनका सिर्फ आई मिल का ही व्यापार वैसा है और जिनके कारण से वो उसी पे टिके हुए हैं। और हमारे ऑयल मिल में जितनी भी मशीनें हैं मुश्किल से 3 या 4 महीने चल पाती है फुल स्विंग से, उसके बाद 50 या 40% से हम चलती है और उसी में हमें साल भर का खर्चा भी निकालना पड़ता है। तो इस समय ऑयल मिल का जो व्यापार है बड़ा कुशल व्यापार है, संघर्ष का समय है, उसे हमें यह देखना है कि किस तरह हम उसको पार पाते हैं। मैं इसको 4 लाइनों के साथ बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई भी पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता है, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत। बिल गेट्स कहते हैं कि यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, यदि जीवन में आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाइए जो आपका असंतुष्ट ग्राहक है। यदि आप असंतुष्ट ग्राहक के पास जाएंगे तो वो सब कुछ सीख जाएंगे, अपने आप को बदल भी पाएंगे। तो इसी बात को, इन्हीं विचारों को लेकर मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स खरगोन के अध्यक्ष माननीय कैलाश जी अग्रवाल साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया भी आएँ, अपनी बात रखें। आदरणीय श्री कैलाश जी अग्रवाल साहब। सम्मानीय मंच, यहाँ पर उपस्थित सभी ब्रोकर्स, ट्रेडर्स और उद्योगपति साथियों, ओंकारेश्वर की इस पावन धरती पर हम पुनः कुछ वर्षों बाद मिले हैं। इस बीच में ऑयल मिल के हित के लिए, उसके व्यापार के संरक्षण के लिए हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन भी बनाया था, जिसका रितेश जी ने डिटेल में जानकारी दी। संगठन होना बहुत आवश्यक है। संगठन के संबंध में मुझे कुछ देश के बड़े संगठनों का अध्ययन करने जाने का अवसर मिला। उसमें एक संगठन था कोयम्बटूर संगठन। उसमें 400 एकड़ ज़मीन के ऊपर सारे एग्जीबिशन हॉल्स और विभिन्न प्रकार के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र उन्होंने बना रखे हैं। उनका बैंक बैलेंस है 400 करोड़ रुपए। और जब भी उस राज्य की उद्योग की नीति बनती है तो उस संगठन को बुलाया जाता है, उसके विचार पूछे जाते हैं और उसके बाद में वो नीति फाइनल होती है। उस दिशा में हम लोगों ने भी प्रयास किए और ये हुआ भी। मध्य प्रदेश में मैं जब कॉटन एसोसिएशन अध्यक्ष रहा तो टेक्सटाइल पॉलिसी पहली बार मध्य प्रदेश में लागू करवाने के पीछे पड़कर उसको इंदौर के एसोसिएशन में समारोह में कैलाश विजयवर्गीय द्वारा घोषित की गई पहली बार। उसके अंदर कितनी वैल्यू एडिशन होगी, किस प्रकार की पॉलिसी होगी। आदरणीय उस समय दास साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और वो हमने उसको लागू किया। मतलब हम उस दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन दारू संस्कृति में हम बह गए और हम उस दिशा को बहुत चिरस्थायी नहीं रख पाए। इसलिए संगठन
वह जो सभी के लिए काम करे, अपने ईगो के लिए संगठन का उपयोग करना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। फिर भी इसके बाद मैं दूसरी चीज़ चाहता हूँ कि ऑयल मिल में हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। चाहे हम व्यापार के बारे में जाएं, चाहे ब्रोकर्स के बारे में जाएं, हम टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग कर लें कि किसी भी स्थिति में कोई भी विवाद ना हो। और यदि कोई विवाद होता है तो आर्बिट्रेशन होना चाहिए। आर्बिट्रेशन में उसके लिए पंच निर्णय, जिसे हिंदी में कहेंगे, पंच निर्णय के लिए एक नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों को रजिस्टर्ड करा के, और यदि कोई विवाद हो तो वो जो आर्बिट्रेटर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसा कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बॉम्बे का, मैं भी एक आर्बिट्रेटर हूँ, यानी उसमें करीब 80 आर्बिट्रेटर हैं। यदि आपका विवाद होता है तो 80 में से आप अपना एक आर्बिट्रेटर ढूंढ लें, सामने वाला अपना आर्बिट्रेटर ढूंढ लेगा, और उन दोनों की उपस्थिति में कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का तीसरा व्यक्ति भी बैठेगा, और 3 व्यक्ति, ये 2 पार्टी, पांचों बैठकर और सारे डॉक्यूमेंट के साथ में आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है। और उस समय में जो निर्णय होता है उसके बाद में फिर हाईकोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो अब हमको भी किसी भी प्रकार के विवाद के लिए आर्बिट्रेशन का तरफ सोचना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, आर्बिट्रेशन के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए खल में या कॉटन सीड में क्वालिटी का विवाद अगर पड़ता है तो उसके लिए स्टैंडर्ड नियुक्त किया जाना चाहिए कि ये कॉटन सीड, ये हमारा वर्तमान इस साल का है और इसमें ऑयल परसेंटेज, मॉइस्चर इतना, डस्ट इतना, और उसमें जो फॉरेन पार्टिकल इतना, इस प्रकार की जो जानकारी है उसको एक स्टैंडर्डाइज करके और आर्बिट्रेशन के नियम बनाना चाहिए। इसके बाद में हमें प्रोडक्शन की तरफ भी कुछ न कुछ सुधार करना चाहिए। मैं ये देखता आया हूँ कि हम प्रोडक्शन को बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि प्रोडक्शन अगर आपका आधा % तेल का रिकवरी बढ़ जाए तो पूरे साल का जो एवरेज है वो सुधर जाता है। तो उस बारीकी की तरफ हमको जाना चाहिए। हमको टेक्नोलॉजी से उसका वेविंग, ऑनलाइन जो तेल के वेविंग है उस दिशा में भी हमको काम करना चाहिए। इसके बाद में एक चीज़ जो महत्वपूर्ण, अभी रामस्वरूप जी ने भी बताई कि 4 महीने केवल कॉटन सीड उपलब्ध होता है, और जिन लोगों के जिनिंग नहीं है या स्टाफ नहीं कर पाते हैं वो लोग 12 महीने कारखाना नहीं चला पाते हैं। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है, जो क्लस्टर है, क्लस्टर बनाना है आपको, और क्लस्टर में जो खर्च होगा उसका 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आपको 10% देना है, और उसके लिए जैसे ऑयल मिल है, आपने आपके क्षेत्र की सब ऑयल मिल का आपने कम से कम में 10, अधिकतम में 30 पानी के बॉटल। Hello friends, a very good afternoon to the dignitaries on the dais. हम सभी लोगों ने ऑल इंडिया ऑयल मिल व्यापारी मिलन समारोह को यहाँ उपस्थित रह के बहुत सफल बना दिया है, लेकिन इसके पीछे जो लोगों की मेहनत है, सबसे पहले मैं उनको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे खामगांव के सभी पधारे हुए साथियों के साथ, और अभी तक हमने काफ़ी सीरियस डिस्कशन सुना, और मैं फेमस हूँ जोक्स क्रैक करने के लिए, तो आप लोग निश्चित होकर हंस सकते हैं। जैसे पहले एक जोक सबसे पहले मैं सुना देता हूँ आपको। आजकल हमारे बिजनेस को कैटल फीड खराब कर रहा है। हम में से कुछ आ गए कैटल फीड प्रोडक्शन में, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर कैटल फीड NCDX पे आ जाए तो खली की परिस्थिति सुधर जाएगी।
अच्छा, खली जो है ये NCDX के ऊपर है और NCDX हमारे बिजनेस का एक अभिन्न अंग है। हमने देखा सोयाबीन और चना बाहर हो गया, मैं सोयाबीन के इसमें हूँ और चने के साथ साथ जैसे तुअर में भी हूँ, तो जाने अनजाने में ये दोनों व्यापार करने में थोड़ी दिक्कत आने लगी है आजकल, क्योंकि जो हम भविष्य का आकलन कर लेते थे NCDX को देख के, वो अब असंभव हो गया है। कम से कम फरवरी से लेकर रखा हुआ चना आज भी वैसा ही रखा हुआ है, उसमें नफा टाइट करने का मौका आया नहीं है। खली के साथ कुछ उल्टा हो गया, जो लोग जनवरी में नफा करके निकल गए और कई व्यापारी भाई हमारे, मैं भी हूँ थोड़ा बहुत, उसमें रह गए। वैसे हम जितने लोग खामगांव से आए हैं, हम खानदेश क्वालिटी बनाते हैं और MP वालों की छवि हमारे लिए तो अच्छी है, क्योंकि हम यहाँ माल सप्लाई करते नहीं है। आप लोग बढ़िया अच्छे मिलनसार लोग हैं। और रही बात तेजी मंदी की, तो हम लोग कहीं तेजी में होते हैं, कहीं मंदी में होते हैं, उसके बिना व्यापार हमारा अधूरा होता है। हम सब लोग अपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन प्लस क्रशिंग कैपेसिटी और सबसे मुख्य सेल्स को देखते हुए अपना अपना व्यापार खुद करते हैं। वो बात ठीक है कि CNBC आवाज़ और अलग अलग चैनल्स हम ज़रूर देखते हैं, और साथ ही NCDX का दिसंबर वायदा अभी हम सबके दिमाग पे हावी है। अच्छा, GST मेरे हिसाब से एक सोता हुआ शेर है, जिसको जितना कम जगाया जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। जिनिंग वाले जानते हैं कि कितना GST को हिला चुके हैं वो। और अंत में मैं जीतू भैया और साहब सिंह जी का आभार प्रदर्शन खास करना चाहूँगा, जो खटवा में उनने अपने घर में हमारी मेजबानी की, और साथ ही शिकारी जी, जिनके आग्रह पे हम खामगांव से खास इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं। एक मन में ऐसा भी आता है कि अब ओंकारेश्वर 3-4 बार आ गए, तो नवी जगह पे हम सभी ने जाना चाहिए। हो सकता है जल्दी महाराष्ट्र में आपको बुलाया जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर महाराष्ट्र आए तो वहाँ पे भी एक सफल कार्यक्रम हम कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी महाजन, अंशुल जी गोयल, अमित जी पाटीदार, कृपया जिनका मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ ये आए और हमारे अतिथि जो मंचासीन है उनका स्वागत करें। अमित जी पाटीदार, गलदीप जी जायसवाल, राजेश जी गर्ग, राजेश आई मिल, संदीप जी जायसवाल, राजू जी महाजन, कॉटन ब्रोकर, रमेश जी पाटीदार, कृपया आए। जो हमारे अतिथि मंचासीन हैं उनका स्वागत करें। गणेश आई मिल, प्लीज मेरा उनसे अनुरोध है, कृपया आके हमारे अतिथियों का माल्यार्पण से स्वागत करें। हेमंत जी गर्ग सेंधवा, प्लीज आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। ओम जी कृपया मंच पर आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें माल्यार्पण से। माता की भाई जयकारा तो लगाना पड़ेगा भारत माता का। भारत माता की, भारत माता की। क्या एलमिल वाले जिनिंग वाले बैठे हैं इसलिए आवाज धीरे आ रही है? अंतिम बार है, आवाज जम के आना चाहिए भारत माता के जयकारों की। भारत माता की। विषय पूरा पूर्व में आ ही गया है। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठों को प्रणाम करता हूं, साथ ही सभी उपस्थित साथियों को भी प्रणाम करता हूं। जैसा कि अभी आइलमिल व्यापार के बारे में बताया जा रहा था, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। ऐसे सभी मेरे कर्मवीर साथियों को
जो कि हर स्थिति और परिस्थिति में अपना व्यापार लेकर चल रहे हैं। व्यापार के साथ साथ व्यापार जो रहता है वो हमारे परिवार के लिए रहता है, और हम लोग जो है व्यापार के साथ साथ सामाजिक भी हैं, राष्ट्रीय भाव भी हमारे अंदर है। व्यापार परिवार के लिए और राष्ट्रीयता समाज और देश हित के लिए, ये सभी हम करते चलें बस इन्हीं विषयों के साथ, क्योंकि अधिक विषय मेरा नहीं है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हम सब यूं ही मिलते रहें, आपके बीच में मैं आता रहूँ। इसके बाद अगले विषयों पे कभी चर्चा होगी। पुनः भारत माता की जय। धन्यवाद सर। और आदरणीय ओपीजे जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कृपया भी आए, अपनी बात रखें। आदरणीय ओपीजे जी। नर्मदे हर। मेरे वरिष्ठ जन जो पहले मंच पर आसीन थे, राम भैया, मंजीत वीर जी, विनोद भैया, आदरणीय सभी का स्वागत। मंच काफ़ी कुछ कह चुका है, सिर्फ 2 मिनट लेके मैं रिस्पेक्टेड रिकेश भाई जी अग्रवाल के बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ। हम एक टीम वर्क बन के काम करें और अपनी समस्याओं को एज अ टीम आगे लेके चलेंगे, कोई पर्सनल लेकर नहीं चलें। तो बस उसी चीज़ को हम सब ध्यान रख के आगे बढ़ाएं। थैंक यू। एसोसिएशन इंदौर के हमारे बीच में अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी अग्रवाल उपस्थित हैं। मैं उससे अनुरोध कर रहा हूँ कृपया भी आए, अपनी बात रखें। सुनना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ मंच पे पधारे मेरे सभी वरिष्ठ लोग और यहाँ पधारे सभी आयल मिल जिनिंग व्यक्ति दलाल सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि कार्यक्रम को अपन सबने मिलकर सफल बनाया है, और जो मंच पे बुला के मेरा मान सम्मान दिया उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो सहयोगी संस्थाओं का जो मैंने नाम अनाउंस किया था उसमें गलतीवश भूलवश बजरंग कॉटन बड़वा का नाम छूट गया था। आप उसे भी साथ में रहे, उनका सहयोग भी रहा। मैं फिर बता दूं आपको, एक आयोजन में जो सबसे फ्रंट पर आता है उसकी तो महती जवाबदारी होती ही है, जो पूरा संयोजन करता है, लेकिन सहयोगियों के बगैर कोई प्रोग्राम अपना पूर्ण आकार नहीं लेता। मैं कृपया जोरदार, आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, जोरदार तालियां उन सभी सहयोगियों के लिए जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से बहुत सहयोग किया और अब बड़े बड़े स्वरूप में ये प्रोग्राम यहाँ पर हो पाया है। और अभी जो उद्बोधन की कड़ी है उसमें मैं संजय जी अग्रवाल साहब से अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया भी आएँ और अपनी बात रखें। मैं पूरा बता दूँ, संजय जी की बात के पश्चात आप भी स्वतंत्र हैं, अपनी बात रखें। हमारा कार्यक्रम मिलन समारोह है ही, हम मंच से कोई बात रखेंगे तो सभी जगह आप 2 व्यापारी आपस में बात करेंगे तो आपकी बात सिर्फ 2 जगह पहुंचेगी। मंच से बात रखेंगे तो सभी व्यापारियों तक आपकी बात पहुंचेगी। हो सकता है कोई निराकरण मिल जाए, कोई समाधान मिल जाए। आदरणीय अग्रवाल जी। बाबा भोले की नगरी में मंच पर जल भिजवाइएगा, मंच पर पीछे से। बाबा भोले की नगरी में महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी आयल मिलर, जीनर्स, दलाल बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। इस मंच पे आज के ठीक 5 साल पहले 13 अगस्त 2017 को हम मिले थे और अपनी बातें हमने कही थी। कुछ बातें कही थी, कुछ समझने के लिए कही थी कि क्या क्या जटिलता है हमारे बिजनेस में। बिजनेस हम चलाते हैं, हम बोलते हैं कि हम चलाते हैं, पर उसकी डायरेक्शन हमें और कहीं से मिलती है। वो कौन है? वो अदृश्य लोग रहते हैं। आज से 5 साल बाद अपन 21 अगस्त 2022 में मिल रहे हैं, पर समस्या वही की वही है। आज वही हम NCDX के कारण उलझे हुए हैं। 2017 में लगभग शायद 1950 का NCDX घट के 1167 रुपये रह गया था। वो क्यों हुआ था? और आज 2022 में 3460 जो दिसंबर जनवरी में बना दिया गया वो 2460 रुपये हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? या अपन यूँ कह सकते हैं, हमने 2017 में भी बात करी थी, शिकारी आता है, दाना डालता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। और आज हम 2022 में भी जाल में फंसे हुए कह रहे हैं, शिकारी आता है, दाना डालता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो हमने क्या सीखा इससे?
क्यों दिसंबर में वो 3460 कर देते हैं और हम उसके पीछे पीछे 4000 और 4100 के काटन सीड के भाव कर देते हैं? क्या जीनर्स को ये नहीं मालूम कि 4000 और 4100 में आई मिलर को पैरिटी नहीं आती? सबके पास कैलकुलेशन है, सबके पास कैलकुलेशन है कि 4100 में अगर तेल और डली बनाते हैं तो उसको डिस्पेरिटी आती है, पर वो 5000 की लालसा में सब स्टॉक करता रहता है। अब जब आप 5000 की लालसा में स्टॉक कर रहे हो तो आपको 3200 में भी काटन सीड बेचना ही पड़ेगा, और ये हर साल का आपका रहा है। एनसीडीएक्स वालों ने 3460 रुपये एनसीडीएक्स करा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीडीएक्स वाला कभी भी स्टॉक के गोदाम में अगर वो 3000 रुपये खली रखता है तो उसकी मंशा कभी भी उसको 4000 बेचने की नहीं रहती है। आप काटन सीड रखते हो 3000 में तो आपकी मंशा रहती है तो 4000 में काटन सीड बेचो, पर एनसीडीएक्स वाला अगर 3000 रुपये खली रखता है तो उसकी मंशा उसको 2500 रुपये बेचने में रहती है। ये अपन समझ नहीं पाते हैं। आप सोचते होंगे कि 3000 का माल 2500 में बेचेगा तो उसको घाटा लगेगा। नहीं, अगर वो 3000 का माल 2500 में बेचता है तो वो 4 गुना आपसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। ये अपने को सोचता है। हम एनसीडीएक्स के फॉलोअर बन रहे हैं, एनसीडीएक्स को अपना फॉलोइंग नहीं बना रहे हैं। ये में सबसे ज़्यादा परेशानी का काम है। एनसीडीएक्स हमारा फॉलोअर रहना चाहिए। एनसीडीएक्स में कितना माल रहता है ये आपको और हमको नहीं मालूम है। अगर 3 से 3.5 करोड़ बैल्स का माल अगर हम प्रोडक्शन होता है तो सिर्फ 1 से 2% का माल एनसीडीएक्स में होता है, और हम 1% के पीछे भागे जाते हैं कि वो जो भाव कर देगा उसके पीछे पड़ेंगे। अगर 3450 उन्होंने एनसीडीएक्स कर भी दिया तो 4000 काटन सीड खोलने की क्या ज़रूरत है? कोई आदमी कोई जीनस सीड बेचने को तैयार नहीं है, कोई भी सीड बेचने को तैयार नहीं है। उसको ये है कि भैया 4000 एनसीडीएक्स करेगा। मैं वापस आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एनसीडीएक्स वाले किसी खली को एनसीडीएक्स गोदाम में रखते हैं तो उनकी मंशा 3000 के माल को 3500 करने की नहीं रहती है, उनका मंशा 3000 के माल को 2500 करने की रहती है। वो 2500 करते हैं तो उनको 4 गुना प्रॉफिट होता है। अगर 3500 करेंगे तो उनको लॉस होगा, क्योंकि आप सब फॉलोअर्स हैं उनके। आपको सबको लग गया है कि अगर उनके फॉलो करेंगे तो हम कमाएंगे। नहीं, आप तेल में देख लो, खली में देख लो। आप कहते हैं, कुछ लोगों कहते हैं कि एनसीडीएक्स का वायदा बंद होना चाहिए। मैं भी आपका सपोर्ट कर सकता हूँ, एनसीडीएक्स का वायदा बंद होना चाहिए। मैंने भी पहले कहा कि एनसीडीएक्स का वायदा बंद होना चाहिए, पर मैं जब से साल भर से एनकोड के वायदे को देखता हूँ कि एनकोड का सोया का वायदा बंद हो गया और लोगों उससे परेशान है। वायदे बंद होने से परेशान है मैक्सिमम लोगों की। वायदा बंद होता तो उससे हेजिंग वगैरह नहीं होती। एक सेक्टर, अलग सेक्टर होता है। एनसीडीएक्स एक अलग सेक्टर है, उसको आप फॉलोइंग करना बंद कर दो, निश्चित है आपकी फैक्ट्रियां चलना बहुत अच्छी चालू हो जाएगी। और जिनर्स जो 4000 का माल 5000 खोज के 3000 में बेचते हैं, उनका वाकई 4500 माल बिकेगा। अब किसी भी माल में, कमोडिटीज़ में 50% की तेजी बनती सोचते हैं साल भर में, तो मैं सोचता हूँ कि वो गलत सोचते हैं। किसी भी कमोडिटीज़ में अगर 30% की तेजी आ जाती है पूरे साल में, तो वो मैक्सिमम मानना चाहिए कि 30% की तेजी आ गई तो वो मैक्सिमम है। पर वो तेजी तो हम सिर्फ दिसंबर जनवरी में ले आते हैं, तो उसके पूरे सीजन में तो अपन 50 और 60% की तेजी मानते हैं। तो ये सीजन में जो तेजी करता है एनसीडीएक्स, उससे अपने को बचना चाहिए। करना है, उसका काम है। एनसीडीएक्स वाले जो है वो उनको करते रहते हैं, उनको करने देना चाहिए। वो सेक्टर अलग है, हमको उनका फॉलोइंग नहीं बनना चाहिए। दूसरा, इस सीजन में जिन्होंने सबने 5000 का सोचा था, अब 3200-3500 है, तो निश्चित है कैरी फॉरवर्ड तो रहेगा। वो 3 करोड़ बैल्स का माल भी अब कैरी फॉरवर्ड के लिए है, जो कि शॉर्टेज रखना चाहिए। हमें फिगर आते हैं कि प्रोडक्शन इतना है, हम ये नहीं देखते कि कंजम्पशन क्या है। एक्चुअल हमें कंजम्पशन की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आइल मिलों की क्रशिंग क्या हुई है,
पशुपालक की तरफ जब तक ध्यान नहीं देंगे अपनी इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएगी। हम सिर्फ कपास की तरफ, कपास के प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देते हैं। पशुपालक को जब तक उसको पैरिटी नहीं आती, जब तक हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो हमें ले दे के पशुपालक को क्या भाव की पैरिटी आती है, वो क्या भाव का खिला सकता है, उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सीजन में कम से कम ऐसे भाव लाना चाहिए कि पशुपालक उसको इजीली खिला सके। तो आज जो कंजम्पशन का कह रहे हैं कि अपन 10% कम हो चुका है, तो 10% कम नहीं होगा। अगर अपन भाव का लेवल इस लेवल पे ला दें कि उसको 2500 रुपये कुंटल, 2700 रुपये कुंटल में खली मिले, तो मैं आपको कहता हूँ कि 4 करोड़ बैल्स क्या 5 करोड़ बैल्स भी आ जाएगी तो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यही बात कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत ही विस्तृत में संजय जी ने NCDX एवं उसकी कार्यशैली पर प्रकाश डाला। मैं पुनः एक बार आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी अपनी बात यहाँ रखना चाहते हैं उनका स्वागत है, वे आए और अपने विचार हम सभी के बीच रखें ताकि हम उनको सुन सकें। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे ब्रोकर्स यहाँ पर बैठे हैं, ये वो संजय हैं। संजय ने काफ़ी दूर से बैठकर महाभारत का दृष्टांत देखा मात्र था। इन सब का वो सामर्थ्य है कि ये दूर से बैठकर देख तो सकते ही हैं, ऐसी सैकड़ों महाभारत बना भी सकते हैं और उनको निपटा भी सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे महान हमारे मार्गदर्शकों का और हमारी पोजीशन पूरे मार्केट में, देश में बनाने वालों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से आप इन सभी का स्वागत करें। धन्यवाद। क्योंकि एक किस्सा प्रचलित है, मैंने सुना है पिताजी के मुख से, कि हम जब कभी व्यापार में कोई नया स्टेशन पे नई पार्टी का नाम आता है तो जानकारी निकाल के, वही बोलते हैं सोच समझ के व्यापार करना, देखभाल के व्यापार करना, जानकारी निकाल के व्यापार करना। तो एक दलाल बंधु को कॉल किया कि भाई साहब वो राजस्थान में फलाने स्टेशन पे फलानी पार्टी का नाम आया है, उसको माल मांग रहा है 100 टन, क्या करना है? अब इसमें दो जवाब होते हैं। हम अपने आप में गर्व कर रहे हैं कि हमें 100 गाड़ी माल मिल रहा है, या हमें 100 गाड़ी माल नहीं मिल रहा है, या हमें कैश में माल मिल रहा है, या हमें एडवांस में माल मिल रहा है, जो कुछ भी है, ये कुछ भी नहीं है। ये सब हमारा भ्रम है। ये सब बनाने वाले आप लोग बैठे हैं। किस प्रकार? उस दलाल ने जवाब दिया, भाई साहब आंख मीच के 100 गाड़ी भर देना और पैसे आधी रात को आके मुझसे ले जाना। उसने आपको बना दिया। उसी की जगह एक दूसरी पार्टी के लिए पूछा, दलाल ने जवाब दिया, भाई साहब बिल्कुल दीजिए 100 टन माल, मैंने भी दिया था, 40 दिन हो गए हैं, आप माल दे दीजिए, मेरा पेमेंट आ जाएगा। मना नहीं किया उसने, ना ही कोई गलत शब्द कहा, लेकिन अपनी बात कह गया। तो ऐसा सामर्थ्य रखने वाले लोग हमारे आज बीच में हैं, ऐसी कड़ी आज हमारे साथ में है। इन्हीं के होने से आज हम जहां हैं वहां हैं। पुनः एक बार आपसे निवेदन करता हूं, सभी दलालों के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी जहां हैं वहीं पर आप सभी का सम्मान करता हूं। धन्यवाद। अभी जब यहाँ पर हम बैठे थे मिल वाले, तो 2-3 बार ऐसा एक महत्वपूर्ण विषय बातचीत में आया। सबसे पहले मैं धुलिया श्री मधुर फूड प्रोडक्ट्स के कैलाश जी अग्रवाल का आभारी हूँ, जिन्होंने धुलिया ऑयल मिल एसोसिएशन के एक सामान्य सदस्य को धुलिया के मंच पर से आज यहाँ पर व्यापारी मिलन समारोह में इस मंच पर बोलने के लायक होता है। पीकेश जी की बात एकदम सही है, समर्थन और संगठन में शक्ति है। एक विषय बार बार आ रहा है, इसका प्रस्ताव लेकर मैं आया हूँ। जैसे अभी अपने 2 व्यापारियों ने यहाँ बताया कि कपासिया का व्यापार करते टाइम पे बारदान के रेट के बारे में समस्या आ रही है। कई जगह 15 रुपये लग रहे, कई जगह 20 रुपये लग रहे, कई जगह 22 रुपये लग रहे। कुछ जिनिंग वालों ने स्टॉक करके रखा। उन्होंने जब स्टॉक करके रखा तो उन्होंने 35 रुपये का बारदान भी यूज़ करा, 50 रुपये का बारदान भी यूज़ करा। जब ये व्यापार आता है दलाल के माध्यम से, तो उनका जिनिंग वालों का कहना रहता, भैया हम 20 रुपये कैसे ले गए, 22 रुपये कैसे ले गए, हमारा 35 रुपये का बारदान है, 50 रुपये का बारदान है। फिर मिल वाला उनको बोलता है, भैया ये बारदान तो
हमारे यहाँ से तो 12 रुपये में बिकता है, 15 रुपये में बिकता है, 20 रुपये। ये समस्या और ये वाद विवाद हर बार चलते आ रहा है। तो मेरा एक प्रस्ताव है कि जैसा अपने व्यापारी भाई ने बोला कि इस बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। प्रैक्टिकल इस तरह से हो जाते हैं कि जिनिंग वाले को मालूम है कि उसका बारदान किस भाव का है, और जिनिंग वाला जब 3500 रुपये से 4000 रुपये तक का कपासिया बेचता है तो वो हर हिसाब से अपनी पड़तल, अपना खर्चा और अपनी लागत जोड़कर ही कपासिया का भाव होता है। तो मेरा एक अनुरोध है कि भाई ये जो बारदान का जो भाव का विषय है ये बंद हो जाए, और जिनिंग वाला अपने कपासिया के भाव बोलते टाइम पे ही वो ये कंसिडर करे कि ये बारदान किस प्रकार का है, और बारदान के भाव के बारे में कोई कपासिया के सौदे में विषय नहीं है। यानी बारदान का भाव ही नहीं होना चाहिए, बारदान का विषय नहीं होना चाहिए। जो 1 किलो कट्टी करके आ रहा है वो सौदा पैसा पार कर देना चाहिए। 0 रुपीज़ बारदान कंडीशन। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में राजू भैया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ भैया आके अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राजू भैया। सम्मानीय मंच पे उपस्थित प्रबुद्धजन एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों से आए हुए सभी व्यापारी बंधुओं, मुझे बोलने के लिए खड़ा किया है। क्या बोलूं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूं। मन की बात लिख सकते हैं, मन की बात बोल नहीं सकते। व्हाट्सएप पे बैठ के आप कुछ भी लिख लो, बाकी जब मंच पे आके और माइक पकड़ के बोलना होता है तो फिर चिट्ठी मिट्टी गुम हो जाती है। नहीं, मुंह तो आपके सामने ही रहेगा। देखो, अभी पिंकेश भैया ने एक ऑल इंडिया एसोसिएशन की बात उठाई है, और अभी तक जो था वो उसको भूल जाओ, अब नया एसोसिएशन बनाना है। क्योंकि जब वेट था तो हम अपनी बात अपने राज्य के मंत्रियों के मार्फत या अपने लोकल संगठन के मार्फत वो बात को मनवा के टैक्सेस में अपन चेंज करवा सकते थे। लेकिन जब से जीएसटी आया है, टैक्स लगाने की पूरी प्रक्रिया केंद्र के हाथ में चल रही है, और केंद्र से लड़ने के लिए पूरा भारत का संगठन होगा तो ही आपकी बात न सुनी जाएगी। पिंकेश भैया ने बोला है, पिंकेश भैया करते रहते हैं और वो पूरी तरह से लगे हैं। इसलिए अगर कोई नया संगठन बनता है तो हमें उसमें सम्मिलित होना चाहिए और नए संगठन को खड़ा करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि बगैर संगठन के बैनर तले कोई भी बात आपकी, कोई भी सरकारी अधिकारी हो या गवर्नमेंट हो, सुनिएगी नहीं आपकी बात। तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और देखो, मिल के अंदर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, हमें मिल में व्यापार में कास्ट कैसे कम करना है उस पर भी विचार करना चाहिए। लागत बढ़ती जा रही है। बारदान देखो, पहले जो हरी सूतली का बारदान 35 रुपये, 34 रुपये, 22 रुपये में आता था, वो बढ़ के 55 रुपये हो गया है। हमें पहले शक्कर का बारदान 55 रुपये में आता था तो उसके हमको 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलते थे। अब 55 रुपये का हरी सूतली का बारदान हो गया जिसका हमें कोई पैसे नहीं मिलते। तो कास्ट तो बढ़ती जा रही है। अब रह गई जूना बारदान में बात। कपासिया टोटल जूना बारदान आता है, दूजा बारदान में कपासिया आता है। और जब हम उस कपासिया को खाली करके बारदान वाले को अगर हम बारदान बेचते हैं, 22 का 20 का जो बारदान आता है वो 12-15 में बेचना मजबूरी हो जाती है हमारी, क्योंकि वो क्वांटिटी में आता है और क्वांटिटी में बिकता नहीं है। वो अगर हम उसको अगर भाव बढ़ा के बेचेंगे, भैया 20 में है और 20 में ही बिकना चाहिए, तो वो बिकेगा नहीं। वो तो बारदान वाले की खरीदी के ऊपर निर्भर रहेगा और अपन मजबूरी में कि जो है बहुत सारे बंडल इकट्ठा को बेचो, खत्म करो। तो एक बहुत बड़ी समस्या वो है। तो वो समस्या तो खत्म नहीं हो सकती है। अब बड़ी समस्या क्या रहती है, बारदान जो आता है उस बारदान के अंदर कपासिया रह जाता है। अब अपन ने 12 रुपये बारदान बेचा, उसमें 3 रुपये का तो कपास ही चले गया। तो मेरा एक मत है कि जो बारदान आपके यहाँ आता है, आप उसको अगर झटक के और बंडल बंधवा देते हो, आप झटको मत उसको पलटी लगवा लो। बारदान को पलटी लगवा लो, आपका एक 10 ग्राम बारदान काकड़ा भी नहीं रहेगा उसमें। आपको कुछ नहीं करना है, एक मजदूर लगाना, भैया ये जितने बारदान मेरी मिल में खाली हुए इसको पलटी लगा के तब लगा दे, बंडल बांधना। तो आपको वो जो 300 ग्राम 200 ग्राम काकड़ा रह जाता है वो आपको पूरा आपके हाथ में आ जाएगा। तो वो एक आपकी बहुत अच्छी बचत हो जाएगी।
और यहाँ आए हुए सभी अतिथि, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी कपास और कॉटन के व्यापार से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ जन, जीनर्स, मिलर्स, दलाल बंधु, ट्रेडर्स, सभी का मैं भी ओंकारेश्वर नगरी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कुछ अनुभव भी नहीं है। ऑयल मिल के बिजनेस में हमें सिर्फ 15 साल हुए हैं, लेकिन अभी मैंने सबकी बातें सुनी। वाकई में हमारा व्यापार बहुत ही सम्मानजनक व्यापार है कि हम कपास के व्यवसाय से जुड़े हैं। लेकिन मैं आपके सभी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर बैठे हुए कितने ऐसे लोग हैं कि जो अपने बच्चों को इस व्यापार में डालना चाहते हैं? ऐसे कितने ऑयल मिल वाले हैं कि जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस व्यापार को संभालें? ये कड़वी बात है, शायद कोई खुल के ना बोल पाए, लेकिन हर कोई चाहता है कि यार हमारे बच्चों के लिए कुछ दूसरा व्यापार होना चाहिए। हमारे बच्चों को हम कहाँ इस कचरे में डालेंगे? कई लोगों के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यार ये कहीं बाहर जाए, कुछ अच्छा नया व्यवसाय करें। कोई भी अपने नई पीढ़ी को इस व्यापार में नहीं डालना चाह रहा है। ये कड़वी बात है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमने हमारे व्यापार की गरिमा को बना के ही नहीं रखा। जब आज हम अगर बात करें कि हिंदुस्तान लीवर अगर वो कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, क्या उसको कभी उसमें तेजी मद्दी की सोच के, तेजी मद्दी की भावना के लिए वो चीज़ बनाता है? नहीं बनाता। हम तो ऑयल मिल डालते हैं, तो डालने के लिए अगर हम किसी से सलाह लेते हैं तो वो भी यही बोलता है तेजी मद्दी का व्यापार है, अच्छा व्यापार है, तेजी मद्दी मिलती है। हम ये कब सोचेंगे कि ऑयल मिल में हमको 10 रुपये क्विंटल का या 20 रुपये क्विंटल का या 100 रुपये क्विंटल का एक रेगुलर मार्जिन जिंदगी भर मिलेगा, चाहे वो तेजी हो या मद्दी हो? इस तरह की सोच हमारे में क्यों नहीं है? हम सिर्फ अगर पैसे की तेजी मद्दी की हम बात करें तो आपको ऑयल मिल डालने की भी ज़रूरत नहीं है, जिनिंग डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लाखों करोड़ों का माल खरीद के स्टॉक कर लो और बेच दो, उसमें फिर व्यापार करने की ज़रूरत ही क्या है? मेरा ये सोच है कि हम सभी ने हमारे व्यापार को इस स्तर पर लाना चाहिए कि तेजी मद्दी की सोच से ऊपर हटके एक रेगुलर व्यापार में जो भी एक मिनिमम प्रॉफिट हो उतना मार्जिन हर किसी को मिलना चाहिए। आज हम खली बनाते हैं, काकड़ा खरीद के खली बना लेते हैं। जब हमारे पास खली बन जाती है, हम जो भाव बोलते हैं, हमारा दूसरा भाई उससे 10 रुपये कम में बेच के चला जाता है, क्योंकि उसने तो खली बना ली है। ये एक व्यापार का खैर नियम भी है, कोई गलती नहीं है, पर ये घबराहट की वजह से होता है। उसको मालूम है कि अगर मैं माल नहीं बेचूंगा तो दूसरा माल बेच जाएगा। तो इस व्यापार में एक जैसे संजय भैया ने भी बताया NCDS के बारे में, पशुआहार के बारे में भी बताया पहले के वक्ताओं ने। पशुआहार के लिए कंपटीशन करना, उसमें भी हमारा एक कहीं ना कहीं योगदान ऐसा रहा है कि हम में से कई लोगों ने खली की क्वालिटी को भी गिराया है। अगर खली की क्वालिटी को एक बैरोमीटर निर्धारित किया जाए और हमेशा उसकी क्वालिटी को उससे नीचे नहीं गिरने दिया जाए तो पशु आहार के व्यापार में कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। आज हम किसी को बात करते हैं कि भाई आप पशु आहार खिलाते हो और खली खिलाते हो तो क्या फ़र्क है? वो बोलता है भैया लगभग हमको बराबर आउटपुट मिलता है, पर ऐसा संभव नहीं है। अगर खली की क्वालिटी अच्छी है तो पशु आहार उसके बराबर आउटपुट कभी नहीं दे सकता, ये सब जानते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें अगर आप सभी बड़े वरिष्ठ लोगों का कहीं मार्गदर्शन मिलेगा तो शायद इस व्यापार में कुछ सुधार हो सकता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, धन्यवाद। ओंकारेश्वर में उनको सब लोगों व्यापारियों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। खरगोन, खंडवा, बलवाड़ा बलवा ऑयल मिल एसोसिएशन की ओर से मैं आज के सभी पधारे सम्माननीय अतिथियों का, वैसे तो आप सभी हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, आभार परिवार में व्यक्त नहीं होता, फिर भी मैं इसे सौभाग्य मानता हूं कि हमारे एक छोटे से निवेदन पर आप लोगों ने जो समय निकालकर हम लोगों का मार्गदर्शन किया और जिस गंगा को अविरल बहने की हम बात कर रहे हैं, इस प्रेम की गंगा को अविरल बहाते रहने के लिए हमारी जितनी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उन कड़ियों को और मजबूत करते हुए इस व्यवसाय को हम कैसे उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, ऐसा मार्गदर्शन आप सभी ने हमें प्रदत्त किया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपको नमन करता हूं। आप सभी का पधारे दलाल बंधुओं का, कपासिया खली ट्रेडर्स का, ऑयल मिलर्स का, जीनर्स का एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी
सहभागिता किसी भी रूप से दी है, उन सभी का भी पुनः एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। एवं अशोक जी एक विषय रखना चाहेंगे आप सभी के बीच में। अशोक जी पालीवाल। लोकहित वाला एक विषय है। खंडवा में महादेवगढ़ करके समाज जागरण का एक मंदिर है, जो सन 2013 के पहले जैसा धार भोजशाला का विषय है ना, उसी प्रकार वहां का विषय था। और पहली बार के संघर्ष में ही वो मुक्त हो गया, पहली बार के। समाज जागरण के माध्यम से वहां एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। 1 महीने सतत लाखों रुद्राक्षों के शिवलिंग बनाए जाते हैं, उनमें ओंकार मंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। इस बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की भी प्राण प्रतिष्ठा उसमें हुई है। तो बड़ी माला और छोटी माला, कई बार बाद में फोन आते हैं मुझे कि भाई साहब आपके अभिषेक हुआ, माला उपलब्ध करा दीजिए। तो योग से आज यहाँ पर आ रहा था मैं, तो वो माला चूंकि अपना धर्म अपने को लगना चाहिए, वो सशुल्क है। वो अतुल जी अग्रवाल जो उस अनुष्ठान को देखते हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। वो लाखों करोड़ों मंत्रों से अभिमंत्रित छोटी और बड़ी दोनों मालाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जिसे भी लेना है वो अतुल जी अग्रवाल से ले सकते हैं। और दूसरा विषय, मैं अभी बैठा था, दिलीप जी भाई साहब बगल में बैठे थे, जीतू भैया भी बगल में बैठे थे। मैंने बोला यार व्यापारिक विषय तो मैंने कुछ लिया नहीं, एक छोटा सा विषय लेना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ब्रोकर्स भी हमारे सब भाई है, हमारे परिवार का हिस्सा है। उनके हितों की चिंता के लिए हमने एक लड़ाई लंबी लड़ी, उन्होंने और हमने मिल के। फिर जो उनकी इच्छा से जो तय करना था कि परिवार के भाई हैं, उठे नहीं, हमने सबने मिलकर तय किया। तो वो सब भी चूंकि हम परिवार के हिस्सा हैं, भाई मिलर्स भी आपका ही परिवार है और ब्रोकर्स भी हमारे ही परिवार का हिस्सा है। हम जब मिलते हैं, हमारे मिलने के बाद ही सृजन होता है, हमारा व्यापार चलता है। तो वो भी जिस प्रकार की हम जीन वालों से सरकी लेते हैं, तो बटाव काट के 3-4 दिन में पेमेंट हो जाता है, 20वें दिन बिगर बटाव का पेमेंट हो जाता है। तो मेरा आग्रह है, यहाँ तय नहीं कर रहे हैं अपन, क्योंकि अभी मोंटी भैया ने बड़ा आप सबका बोला था कि ये संजय है व्यापार के, ये चाहे जिस हिसाब से भी व्यापार को पलटा सकते हैं। तो जब ये संजय है, ये सब कुछ कर सकते हैं, तो अपने परिवार का इतना तो हित कर सकते हैं कि भैया सामने वाला जो लेवाल है कि अब समय बदल रहा है, अब कम से कम बटाव काटने का पेमेंट भी की भी एक समय सीमा हो जाए। मैं आपसे तय नहीं करवा रहा हूँ, सब बेटे हैं, सबकी इच्छा होगी तो करवाएंगे। उनकी समय सीमा हो जाए कि वो सामने वालों को बोल दें कि भैया इतना समय, इसके बाद नहीं। और व्यापार का जब पेमेंट देने का समय आता है बिगर बटाव के, उस समय भी वो तय कर ले कि 20 या 25 दिन उसके बाद अगर लेट होते हैं भैया, सामने वाले को भी ब्याज बट्टा खर्चा लगता है, रुपया बोरी से तुझे अतिरिक्त देना होगा। तो वास्तव में दोनों परिवार फलेंगे फूलेंगे कि नहीं फलेंगे? अरे भैया होगा ना। तो हम भी आपके परिवार का हिस्सा हैं, ऐसा आप लोग सब, हम आपसे भी यहाँ तय नहीं करवा रहे हैं इस मंच पे। आप अगर स्वयं तय कर लेंगे तो परिवार की जो गाड़ी है, 2 पहियों पे जैसे चलती है, वो दोनों पहियों जब बराबर चलेंगे तो व्यवस्थित चलेगी, हम सभी संपन्न रहेंगे, तो यूं मिलते जुलते रहेंगे। नहीं तो हमारा ही मिलना जुलना भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। बंद तो नहीं होगा, एक एक कम होते जाएगा, एक एक नया दूसरा, क्योंकि भैया ने संकेत देती है कि अपने बच्चों को आजकल कोई सिखाता ही नहीं कि इस व्यापार में आओ, है ना। तो ये विषय पे भी आप सब लोग यहाँ अपन तय नहीं कर रहे हैं, चिंता करेंगे तो ठीक रहेगा। भारत माता की जय। और महादेवगढ़ में अभिमंत्रित रुद्राक्षों की माला अतुल जी अभी वहाँ काउंटर लगा के बैठेंगे। ये आप ये मत सोचना कि ये यहाँ कुछ बेचने आए, ये बेचने का विषय नहीं है। ये वास्तव में बहुत बड़ा अनुष्ठान चलता है, आप कहीं भी पता लगा सकते हैं। हमारे पवन भाई अग्रवाल भी आपको बता सकते हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय, ये उसकी अभिमंत्रित माला है। ये सिर्फ आपको लोक कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए ये आपको प्राप्त हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर लेके आए हैं। भारत माता की जय। साथियों,
आज आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी तरह की जो चर्चाएं हमने यहाँ की बहुत सारगर्भित थी और कहीं न कहीं हमारे ज्ञान बढ़ाने वाली भी थी। एक बात जो राजन ने कही, पिंकेश अग्रवाल जी ने कही कि हमको पुनः एक ऐसा संगठन जो टैक्सेशन के अलावा अन्य चीज़ों के लिए भी पहल निरंतर करते रहे, उसकी आवश्यकता है। और मैंने जैसा कहा था कि संगठन जो है उसका काम होता है कि अपने प्रत्येक सदस्य का हित साधना, उसके हित के लिए काम करना। तो आज चूंकि हमारा एजेंडा यह नहीं था कि हमने नए संगठन के चुनाव करना है, परंतु सभी की इच्छा है, उस हिसाब से हमको ऑयल मिल का अखिल भारतीय एक संगठन बनाना चाहिए और उसके लिए संयोजक के रूप में आप अगर कोई नाम प्रस्तावित करते हैं तो वो बाकी लोगों से संपर्क करेगा और इस संगठन को अगली 1-2-3 महीने की मीटिंग में उस संगठन को फिर करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मीटिंग करना है, तो हम महाराष्ट्र की मीटिंग में एजेंडे को ले लेंगे कि यहाँ चुनाव हो गए। इस प्रकार से तो आज हम संयोजक ऐसा सोचते हैं कि यदि संयोजक हम बना दें तो इसका मार्ग प्रशस्त रहेगा। पिंकेश जी का नाम प्रस्तावित है, तो हम चाहते हैं कि पिंकेश जी यह दायित्व ग्रहण करें और अगली मीटिंग तक एक नए संगठन का स्वरूप रखें। जो आप जो महाराष्ट्र में मीटिंग करेंगे उसमें एजेंडे में भी शामिल करें और सबको उसी हिसाब से आमंत्रित करें। इसमें जो गलती होती है मैं उसका ध्यान पिंकेश जी की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि हमको स्टेशन पहले चूज़ कर लेना चाहिए। जैसे कि हमारा भारत में कपास पैदा करने वाले 10 राज्य हैं, तो हमको 10 ही राज्यों के संपर्क करना चाहिए। वो आए या ना आए वो बात की बात है, परंतु 10 ही राज्य में हमको संपर्क करना चाहिए। अगर हम केवल अखिल भारतीय नाम लिख दें और हम मोनोपाली चलाएं, वो फिर अखिल भारतीय रहेगा नहीं। इसलिए 10 ही राज्य में संपर्क कर लें। यदि आपको संपर्क सूत्र चाहिए तो मैं सभी राज्यों के संपर्क सूत्र में आपको दे सकता हूं, और वहां पर आप कॉटन के व्यापारियों से, ऑयल मिल के व्यापारियों से, या जो बॉम्बे का संगठन है उसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बधाई देता हूं पिंकेश जी को और इस दायित्व को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कैलाश काका जी। जो कि संगठन की बात यहाँ पर उठी है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि संगठन का सशक्तिकरण और उसका पूरे जोरों शोरों से निर्माण का कार्य ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रों से, सदस्यों से गुजारिश करूँगा कि वह खुद होके इस काम में जुड़कर इस संगठन को और मजबूत बनाने के लिए हमें मदद करें। और आदरणीय सभी वरिष्ठों को मैं इतना निवेदन करूंगा कि उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा बनाकर रखें, ताकि इस संगठन को अधिक से अधिक बल मिले। संगठन का पूर्ण रूप से स्थापन होने के बाद में संगठन की मीटिंग हम लोग मुंबई में आयोजन करने का सोच रहे हैं। आने वाले 1-2 महीने में जैसे ही हमारे संगठन का कार्य पूरा होता है, हम पूरे जोरों शोरों से मुंबई में मीटिंग का आयोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक बड़वा खंडवा बलवाड़ा ऑयल मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का हम धुलिया और नंदुरबार ऑयल मिल एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका सत्कार करते हैं।
हाँ, मैं सभी सहयोग आयोजकों का निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और हमारे द्वारा किए जा रहे सत्कार का अभिनंदन का स्वीकार करें। खरगोन आइट मिल एसोसिएशन के सभी सदस्य, बड़वा आइट मिल एसोसिएशन, बलवाड़ा आइट मिल एसोसिएशन, खंडवा आइट मिल एसोसिएशन सभी सदस्य एवं साथ में सहयोगी सभी लोग जिनके सहयोग से ये आज का कार्यक्रम हम कर पाए हैं, सभी को निमंत्रित करता हूँ, कृपया स्टेज पर आएँ। पवन जी डालू का बड़वा, पवन जी, गगन जी, चमन जी, गणेश जी, बड़वा, आप सभी का विशिष्ट सहयोग इस कार्यक्रम को आयोजित करने में रहा है और आगे जो सुस्वादु भोजन प्रसादी हम ग्रहण करेंगे वह भी आप लोगों ने उसके लिए बहुत मेहनत की है। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप भी मंच पर पधारें। मनोहर जी महाजन खरगोन आइट हैं आप भी, और आपका भी कार्यक्रम में सहयोग रहा है, आप भी आएँ समूह चित्र के लिए। वो प्यार
बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, भूलते हुए हम जिस उस बास में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। Thank you.